नमस्कार, मैं राजन सिंह आपके अपने YouTube चैनल उत्कृष्ट अकेडमी अयोध्या पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच सूचना तकनीकी कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो आगामी सुपर टेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूचना तकनीकी से सुपर टेट में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। सूचना तकनीकी पर यह मेरा पहला वीडियो है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आगामी सुपर टेट में जो 5 प्रश्न सूचना तकनीकी कंप्यूटर से आते हैं, वे सभी प्रश्न हमारे द्वारा बनाए गए इन्हीं 5 पार्ट में आपको मिल जाएँ। यह वीडियो अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है, जहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डाटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम कंप्यूटर पे कोई चीज़ इनपुट करते हैं, इनपुट मीन्स कोई कमांड या निर्देश कंप्यूटर को देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें 2 और 3 जोड़ना है, तो हम कंप्यूटर को 2 और 3 जोड़ने के लिए कमांड देंगे। तो कंप्यूटर इनपुट किए गए डाटा में प्रक्रिया करके, प्रक्रिया का आशय प्रोसेस से है, प्रोसेस का कार्य CPU करता है। तो डाटा में प्रोसेस होने के बाद हमें 5 रिजल्ट के रूप में प्रदान करेगा। यही 5 जो रिजल्ट के रूप में प्रदान कर रहा है, यही आउटपुट है। इसी प्रकार कंप्यूटर अपने अन्य कार्यों को भी संपादित करता है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। इसलिए हम इसे गणक या संगणक भी कहते हैं। पुराने समय में इसका प्रयोग केवल कैलकुलेशन के लिए किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इसका प्रयोग बहुत ही व्यापक रूप में किया जा रहा है। लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर के पिता या जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषता की। कंप्यूटर की विशेषताएं तो कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न परीक्षा में बन जाते हैं। तो कंप्यूटर की विशेषताओं में पहला है गति मीन्स स्पीड। दूसरा है स्मृति, तो कंप्यूटर में स्मृति होती है मीन्स मेमोरी। थर्ड है शुद्धता, कंप्यूटर में शुद्धता होती है मीन्स एक्यूरेसी। कंप्यूटर बहुरूपी होता है मीन्स वर्सेटाइल। फिफ्थ है आपका निर्णय लेने की क्षमता, कंप्यूटर में निर्णय लेने की क्षमता होती है मीन्स डिसीजन मेकिंग पावर। अब कभी कभी पूछा जाता है कि कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। तो अगर बात की जाए कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की, तो वह है निर्णय लेने की क्षमता अर्थात डिसीजन मेकिंग पावर। जैसे एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है, तो परीक्षा में लाखों छात्र छात्राएं सम्मिलित होते हैं। जब मेरिट बनाई जाती है, तो लाखों छात्र छात्राओं के अंकों में एक वरीयता क्रम बनाया जाता है, अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा। तो लाखों छात्र छात्राओं का वरीयता क्रम सेकेंडों में बनाने का कार्य कंप्यूटर करता है, और यह कार्य उसके निर्णय लेने की क्षमता के कारण संभव है। कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर का पूरा नाम। वर्तमान समय में कंप्यूटर का प्रयोग बहुत ही व्यापक क्षेत्रों में होने के कारण इसे निम्न शब्दों में व्यक्त किया गया है। C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। कंप्यूटर के भाग। वैसे कंप्यूटर 2 हिस्सों में बटा है। जैसे एक हार्डवेयर हो गया आपका, दूसरा सॉफ्टवेयर हो गया। तो यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल कंप्यूटर के जो भाग हैं, इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया आपका इनपुट, दूसरा हो गया आपका CPU, तीसरा हो गया आपका आउटपुट, चौथा हो गया आपका मेमोरी। अब कंप्यूटर के चारों भागों की तुलना हम मानव से करते हैं। हमें स्वतः कंप्यूटर के मुख्य भागों के बारे में जानकारी मिलेगी। सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने आपको एक गणित का सवाल हल करने के लिए दिया। अब आपने उस सवाल को अपनी आँखों के माध्यम से पढ़ा, यानी आपने उस सवाल को ग्रहण किया, आपने उस सवाल को अपने मस्तिष्क में उतारा। तो वो सवाल आपके लिए हो गया इनपुट। और किसके माध्यम से आपने उस सवाल को पढ़ा? तो आँखों के माध्यम से पढ़ा। तो आँखें आपकी हो गई इनपुट डिवाइस। ये इनपुट डिवाइस पहला भाग हो गया। अब आपने उस सवाल को पढ़ने के बाद अपना मस्तिष्क लगाया हल करने के लिए, अर्थात आपने गणनाएँ की, हल करने की कोशिश की। तो यहाँ मस्तिष्क हो गया आपका CPU। अब आपने उस सवाल को हल करने के बाद उसका उत्तर अपनी कॉपी में लिखा। तो जो उत्तर हुआ वो हो गया आपका आउटपुट। अब हम लोगों ने कंप्यूटर के 3 भागों को देख लिया है। पहला इनपुट, दूसरा CPU अर्थात प्रोसेसर, तीसरा आउटपुट। अब चौथा भाग देखते हैं मेमोरी।
आपने पहले से गणित के सूत्र, जो सवाल आप हल कर रहे थे, अगर गणित का सूत्र आपने पहले से नहीं पढ़े थे, आपको याद नहीं थे, आपको कंठस्थ नहीं थे, अर्थात आपकी मेमोरी में नहीं थे, तो आप उस सवाल को नहीं हल कर पाते। इस प्रकार चौथा भाग जो हम लोग काम में लाए वो है मेमोरी। जब कोई भी चीज़ हम लोग इनपुट करते हैं तो वो सीधा सीपीयू में जाता है। सीपीयू मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे प्रोसेस होने के उपरांत जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो आउटपुट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि कीबोर्ड पे हम लोग कुछ टाइप कर रहे हैं, तो टाइप करने के उपरांत वो सीधा सीपीयू में जाता है। फिर सीपीयू में वो प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट देता है। जो रिजल्ट प्राप्त होता है वही आउटपुट होता है। अब यहाँ पर सीपीयू को देखिए, सीपीयू हमेशा इनपुट और आउटपुट के मध्य कार्य करता है, तो सीपीयू को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। अगर परीक्षा में पूछा कि सीपीयू कौन सी डिवाइस है, तो सीपीयू प्रोसेस या प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है। अब आइए एक एक करके देखते हैं। पहले इनपुट, फिर सीपीयू, फिर आउटपुट, फिर मेमोरी। इनपुट क्या है? इनपुट से डाटा सदैव सीपीयू में जाएगा। जैसा कि ऊपर हम लोगों ने कीबोर्ड का एग्जांपल लेके पढ़ा था कि कीबोर्ड पे जब हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो सीधा सीपीयू में जाता है। और जो हमारा कीबोर्ड हुआ वो इनपुट डिवाइस का एग्जांपल हुआ, और जो हम लोगों ने टाइप किया, जो प्रोसेस के लिए गया, वो आपका इनपुट हुआ। ऐसे ही माउस से अगर हम कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं या क्लिक करते हैं किसी चीज़ पे, तो वो हमारा इनपुट हुआ, और जो माउस हुआ वो आपका इनपुट डिवाइस हुआ। तो मानव द्वारा मशीन को दिया गया डाटा अथवा सूचना ही इनपुट कहलाता है। इनपुट डिवाइस के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। तो परीक्षा में पहला प्रश्न आपका इनपुट डिवाइस से यही बनता है कि आपको 4 डिवाइसें दी रहेंगी। जैसे 3 डिवाइस आपको इनपुट की दी रहेंगी, 1 डिवाइस आपको आउटपुट का दिया रहेगा। तो आपको पहचानना होगा कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का एग्जांपल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिवाइस इनपुट की है, कौन सी आउटपुट की है। और ऊपर हमने सीपीयू के बारे में पढ़ा, तो सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस या प्रोसेस डिवाइस है, इसको याद रखेंगे। तो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत पहला हमारा हो गया कीबोर्ड। इसे हम याद रखेंगे कि ये इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। अब हम कीबोर्ड से बनने वाले प्रश्नों को भी यहीं पर देख लेते हैं कि कीबोर्ड से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में। कंप्यूटर लैपटॉप में प्रयोग किया जाने वाला कीबोर्ड क्वार्टी कीबोर्ड के नाम से प्रचलित है, जो कि स्मार्टफोन में हम क्वार्टी कीपैड के नाम से भी जानते हैं। क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि इसका नाम क्वार्टी कीपैड क्यों पड़ा? तो आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे जो अल्फ़ाबेट लिखा है, ये QWERTYUIOP इसी फॉर्मेट में लिखा है। तो इसमें जो स्टार्टिंग का 6 लेटर है वो क्वालिटी ही लिखा है, तो इसलिए इसको हम क्वालिटी कीपैड के नाम से जानते हैं। कीबोर्ड में कुल कितनी कीज होती हैं? यहाँ पे स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात कर रहा है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कुल कितनी कीज होती हैं? तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कुल 104 कीज होती हैं। कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती हैं? तो फंक्शन की हम जानते हैं कि कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती है, जो F1 से F12 तक होती है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे, F1 से F12 तक जो कीज़ हैं सबसे ऊपर, यही फंक्शन कीज़ हैं। फंक्शन कीज़ F1 से F12 तक। फंक्शन कीज़ के कार्य आप देख लेते हैं, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो F1 का कार्य होता है हेल्प का, F2 का कार्य होता है रीनेम का, फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। F3 का कार्य है सर्च का, F5 का कार्य है रिफ्रेश या रीलोड का, F11 का कार्य है फुल स्क्रीन का, वेब ब्राउज़र को हम फुल स्क्रीन करते हैं। F11 से वेब ब्राउज़र के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कीबोर्ड की सबसे लार्जेस्ट की स्पेस बार होती है, चित्र में आप देख पा रहे होंगे स्पेस बार। अब हमारा दूसरा इनपुट डिवाइस, हम इनपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं, और इनपुट डिवाइस में जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड से रिलेटेड जो प्रश्न है उसकी चर्चा हमने यहाँ कर ली है। अब माउस दूसरा इनपुट डिवाइस है, तो पहले तो माउस याद रखेंगे कि ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। अब माउस से रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हैं उसको भी यहीं देख लेते हैं। माउस का दूसरा नाम पॉइंटिंग डिवाइस भी है। माउस का प्रयोग कर्सर या पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। इसमें लेफ़्ट राइट कीज़ लगी होती है, और लेफ़्ट राइट के बीच में एक स्क्रॉल बटन होता है। तो ये जो कर्सर होता है, कर्सर को इधर उधर ले जाने के लिए, जैसे कोई चीज़ सेलेक्ट करना हुआ तो
माउस को हम इधर उधर खिसका के उस चीज़ पे ले जाके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या कोई फाइल एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जानी है तो उसके लिए भी हम माउस का उपयोग करते हैं। हाँ, एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, यहाँ पे आपको कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है। एक या दो बार जब आप इस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद स्वतः ही जब 4 विकल्प आपको मिलेगा तो आप सही विकल्प का चयन कर लेंगे, इसलिए बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी ये टॉपिक जब खत्म होता है तो उसके बाद लास्ट में हम लोग इससे बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सबको एक साथ देख लेंगे, इसलिए आप परेशान ना होइए। यहाँ पर मैं किसी भी टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैंने भी देखा है, एनालिसिस किया है 2018-2019 में जो सुपर टेट हुए हैं, जो 5-5 प्रश्न पूछे गए हैं वो एकदम बेसिक से ही पूछे गए हैं, इसलिए बेसिक से जो प्रश्न बन रहे हैं उसी पे चर्चा की जा रही है, आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बताया जा रहा है। माउस का कार्य विकल्प चयन करना। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने ऑनलाइन परीक्षाएं दी होंगी, तो जैसे OMR में यहाँ पे तो हम लोग पेंसिल से उसको ओबलिंग करते हैं, तो वहाँ पे जो विकल्प सेलेक्ट करना होता है ABCD, तो उसको माउस में जो कर्सर होता है छोटा सा तीर जैसा दिखता है, तो उसी की सहायता से उस पर ले जाके क्लिक करके उसको सेलेक्ट करते हैं। तो मोस्टली माउस का कार्य वहाँ भी देखा जाता है। वर्तमान समय में जो माउस यूज किया जा रहा है उसका नाम है ऑप्टिकल माउस। अब देखते हैं माउस में कितनी बटन होती हैं। तो ऊपर मैंने आपको बताया था 3 बटन, जैसे लेफ़्ट की, राइट की, स्क्रॉल की। लेफ़्ट और राइट के बीच में जो होती है वो स्क्रॉल की होती है। तो स्क्रॉल की का यूज क्या होता है? स्क्रॉल बटन का उपयोग आइए देखते हैं। ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन हो गई है, ये देखिए, जैसे ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन हो गई है। अब इसमें एक एरो दाएं से बाएं के लिए है, और एक बाएं से दाएं के लिए हो गई, और एक ऊपर नीचे से ऊपर के लिए हो गई, और एक ऊपर से नीचे के लिए हो गई। तो माउस में जो लेफ़्ट और राइट कीज होती है उसके थ्रू तो हम वर्टिकल स्क्रॉलिंग और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग, मतलब दाएं से बाएं या बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आ जा सकते हैं। लेकिन स्क्रॉल बटन का उपयोग करके बस हम वर्टिकल स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं कर सकते हैं। वर्टिकल स्क्रॉलिंग मतलब हुआ ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ये आपका वर्टिकल स्क्रॉलिंग है। तो स्क्रॉलिंग बटन के थ्रू हम वर्टिकल स्क्रॉलिंग करते हैं, ये आप याद रखिएगा। माउस के प्रकार, माउस के 3 प्रकार होते हैं, जैसे मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस। तो आइए देखते हैं मैकेनिकल माउस क्या है, यांत्रिक माउस। इस माउस का प्रयोग 1990 के दशक में किया जाता था। इसमें एक रबर की गेंद होती थी जो माउस की खोल से थोड़ा बाहर निकली रहती थी। ऑप्टिकल माउस क्या है? ऑप्टिकल माउस प्रकाशीय माउस, यही ऑप्टिकल माउस इस समय वर्तमान में अधिकतर प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्टिकल माउस एक नए प्रकार के माउस हैं, आजकल इस माउस का प्रयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें ये याद रखेंगे कि ऑप्टिकल माउस जो है वो प्रकाशीय माउस है, एक तरह से प्रकाश पे ही कार्य करता है। कॉर्डलेस माउस या वायरलेस माउस, यह आज के आधुनिक युग का माउस है। यह फ्रीक्वेंसी के आधार पर कार्य करता है। हम माउस के साथ कई प्रकार की क्रियाएं कर सकते हैं, आइए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पॉइंटिंग पहला हो गया। पॉइंटिंग क्या है? जब हम माउस को इधर उधर खिसकाकर माउस पॉइंटर को अपने डेस्कटॉप पर किसी भी आइकॉन पर ले जाते हैं तो इसे पॉइंटिंग करना कहा जाता है। क्लिकिंग क्या है? क्लिकिंग जब माउस पॉइंटर को किसी आइकॉन या प्रोग्राम पर लाकर माउस के दाएं, इसको याद रखिएगा, दाएं बटन को एक ही बार करते हैं, एक बार दबाकर छोड़ देते हैं तो उस क्रिया को क्लिक करना कहा जाता है। और डबल क्लिक क्या है? डबल क्लिकिंग आइए देखते हैं। जब माउस के बाएं बटन, देखिए ऊपर दाएं बटन था, यहाँ पे बाएं बटन है, बाएं बटन से जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक करते हैं, इसमें 2 बार क्लिक किया जाता है जल्दी जल्दी से, तो उस क्रिया को हम डबल क्लिकिंग कहते हैं। डबल क्लिकिंग क्या है? डबल क्लिकिंग के थ्रू जैसे हम किसी फाइल फोल्डर को ओपन करना हुआ तो डबल क्लिक करके उसको ओपन कर देते हैं। अब ये देखिए अगला है राइट क्लिकिंग। जब हम माउस पॉइंटर को किसी आइकॉन या प्रोग्राम पर लाकर माउस के दाएं बटन को क्लिक करते हैं तो इस क्रिया को राइट क्लिकिंग कहा जाता है। अब ड्रैगिंग क्या है? ड्रैगिंग भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जब हम पॉइंटर को किसी आइकॉन पर लाकर माउस के बाएं बटन, यहाँ पे देखिए बाएं बटन को बोल रहा है, बाएं बटन को दबाकर पकड़ लेते हैं और माउस बटन को दबाए रखकर ही माउस पॉइंटर को इधर उधर सरकाते हैं तो इस क्रिया को हम खींचना या ड्रैग करना कहते हैं। आइकॉन समझते हैं? आइकॉन डेस्कटॉप पे जो हमको जैसे सॉफ्टवेयर दिखता है, सॉफ्टवेयर फोल्डर दिखता है, तो उन सब का नाम होता है। नाम के साथ साथ उनका एक इंगित चिन्ह भी होता है। जैसे रिसाइकिल बिन हुआ, रिसाइकिल बिन में एक रिसाइकिल बिन का सिंबल बना होता है तो उसे आइकॉन बोलते हैं। तो उसी आइकॉन को जो हम बाएं बटन, जो माउस का बायां बटन होता है, उसको ले जाकर उस पर क्लिक कर देते हैं और बिना बटन को छोड़े हुए इधर उधर खिसका के ले जाते हैं तो उसको हम ड्रैगिंग बोलते हैं।
अगला हमारा इनपुट डिवाइस है स्कैनर। स्कैनर से सभी परिचित होंगे। स्कैनर क्या है? स्कैनर के थ्रू हम किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलते हैं। हार्ड कॉपी का मतलब क्या हुआ? जैसे A4 साइज़ का कोई पेपर हुआ तो उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। एक प्रश्न ये भी कभी कभी पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछ लेगा कि कंप्यूटर में जब हम किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए कमांड देते हैं तो प्रिंटर के थ्रू जो पेपर निकलता है वो हार्ड कॉपी होता है या सॉफ्ट कॉपी। तो इसमें 4 ऑप्शन जैसे आपको दे देगा, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते ही होंगे कि जो पेपर निकलता है वो हार्ड कॉपी होता है। तो स्कैनर का यूज क्या है? स्कैनर किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में स्कैन करके कंप्यूटर में भेजता है। अगला देखते हैं BCR। और यहाँ पे देखिए जितना भी फुल फॉर्म मैंने लिखा है वो सभी इम्पॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनको आप लोग याद रखेंगे। लास्ट में हम एक बार सभी फुल फॉर्म को एक साथ फिर से करवा देंगे। तो BCR क्या है? बार कोड रीडर। जैसे कोई प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं तो उस पर ये आपको दिख रहा होगा लाइन उस पर बनी रहती है। तो बार कोड रीडर जो होता है BCR के थ्रू हम इसको स्कैन करके इस प्रोडक्ट की डिटेल देख सकते हैं। तो इसके लिए BCR यूज किया जाता है। अगला है MICR। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। फुल फॉर्म जितने भी हैं सब याद रखेंगे। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, कहीं कहीं इसको रिकॉग्निशन भी बोलते हैं, तो दोनों याद रखेंगे। MICR का उपयोग क्या है? MICR का उपयोग बैंकों में जो चेकबुक होता है, चेकबुक के नीचे जो चुंबकीय स्याही में जो कुछ अंक लिखे होते हैं उसी को रीड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आप ये देख रहे हैं, जैसे आपका ये चेक हो गया, 1 मिनट दिखाते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका ये चेक हो गया, तो चेक में यहाँ नीचे की तरफ अंकों में कुछ लिखा होता है और जो चुंबकीय स्याही में लिखा होता है। तो MICR जो होता है ये इसे रीड करता है, इसका यही यूज होता है। अब अगला देखते हैं। अगला है OMR। OMR से तो आप सभी परिचित होंगे। OMR वही है जो एग्ज़ाम देते समय, मतलब जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको OMR सीट मिलती है, वही OMR है। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो जो आपकी OMR सीट होती है वो OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर के थ्रू जाँची जाती है। OMR का उपयोग परीक्षा में दिए गए OMR सीट की जांच हेतु किया जाता है। अगला है QR कोड। QR कोड का मतलब होता है क्विक रिस्पांस कोड। आजकल QR कोड का बहुत ज़्यादा ही प्रयोग किया जाता है। आप आधार कार्ड में भी देखे होंगे तो वहाँ पे QR कोड ही यूज किया जाता है। QR कोड ऐसे मतलब एक बॉक्स होता है, उसमें डॉट 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 करके, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, एक बॉक्स है, बॉक्स में कुछ डॉट 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 करके, तो इस तरह का ये होता है QR कोड। QR कोड को रीड करने के लिए QR स्कैनर एप्लीकेशन होता है, उसी का यूज़ किया जाता है QR कोड को रीड करने के लिए। तो यहाँ पे आपने देखा BCR, MICR, OMR, QR, ये सब आपके इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल में आएंगे। और अगला हमारा इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है माइक्रोफोन या माइक। माइक्रोफोन या माइक के थ्रू हम अपना वॉइस रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में भेजते हैं। जैसे हम कोई वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो कंप्यूटर में सेव होता है, मोबाइल में सेव होता है, इसलिए माइक या माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का उपयोग क्या है? जॉयस्टिक का उपयोग हम गेम खेलते समय करते हैं। तो जॉयस्टिक से 2 प्रश्न यहाँ बनते हैं। एक तो आपको ये याद रखना है कि ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, दूसरा ये पूछ सकता है कि जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। तो जॉयस्टिक का उपयोग गेम खेलने में किया जाता है। अगला हमारा इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है लाइट पेन। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस होने के साथ साथ एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस भी है, जिसका प्रयोग ड्राइंग बनाने के लिए, ग्राफिक्स बनाने के लिए, मेन्यू का चुनाव करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इनपुट डिवाइस में थंब स्कैनर है, चित्र में आप देख पा रहे होंगे। बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक भी आपका इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है। ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल से यहाँ पे 2 प्रश्न बनेंगे। ट्रैक बॉल से तो पहला प्रश्न ये बनेगा कि ये किस डिवाइस का एग्जांपल है। तो हमको ये याद रखना है कि ट्रैक डिवाइस इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है। अब आइए जानते हैं ट्रैक बॉल है क्या। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा? जैसे ट्रैक बॉल से हमारा जो दूसरा प्रश्न बनेगा वो इस तरह से बन सकता है कि ट्रैक बॉल एक उदाहरण है सॉफ्टवेयर डिवाइस का, प्रोग्रामिंग डिवाइस का, पॉइंटिंग डिवाइस का, प्रिंटिंग डिवाइस का। तो ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये हमको याद रखना है। आइए कुछ और इनपुट डिवाइस के एग्जांपल देखते हैं। जैसे जॉयस्टिक आपने देख लिया, लाइट पेन देख लिया, ट्रैक बॉल देख लिया, टच स्क्रीन जो है, टच स्क्रीन भी आपका इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है।
और आपका कीबोर्ड आपने ऊपर देख लिया, माउस देख लिया, स्कैनर देख लिया, OCR देख लिया, OBR देख लिया, OMR देख लिया, QR देख लिया। इतना काफ़ी है इनपुट डिवाइस के लिए। अब चलते हैं अगला पॉइंट। अगला हमारा है CPU। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहाँ पर CPU से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न ये बन सकता है कि जैसे आप लोगों ने ऊपर पढ़ा कि कंप्यूटर को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला इनपुट था, दूसरा CPU था, तीसरा आउटपुट था, चौथा मेमोरी था। तो ये याद रखना है कि CPU कंप्यूटर का एक भाग है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि CPU का फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी याद रखना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तीसरा प्रश्न ये बन सकता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो हम लोगों को ये भी याद रखना है कि CPU को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। चौथा प्रश्न ये बन सकता है कि CPU को कितने भागों में बांटा गया है, तो कहीं कहीं हमको 2 मिलता है, कहीं कहीं 3 मिलता है, तो हम 3 देख लेते हैं क्या क्या है। CPU के भाग, CPU को 2 या 3 भागों में बांटा गया है, वैसे 3 याद रखेंगे। पहला है CU मतलब कंट्रोल यूनिट। दूसरा है ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये दोनों फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट, जितने फुल फॉर्म मैंने बताए सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं तीसरा भाग क्या है। जैसे CPU का यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला पार्ट हो गया CU कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा है MU मेमोरी यूनिट इसको कहते हैं। इसको कहीं कहीं रजिस्टर भी बोलते हैं। ये अस्थायी सूच्यतम और तेज होता है। अब यहाँ से देखते हैं CU का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट हो गया। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब हो गया गणितीय व तार्किक इकाई। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग देखिए, आइए देखते हैं। जैसे ये जो है ये मॉनिटर है, इसको तो सभी लोग जानते होंगे, UPS। पहली चीज़ तो UPS का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। UPS का फुल फॉर्म पूछ सकता है। UPS का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, मतलब बिना बाधित बिजली आपूर्ति। UPS का कार्य ये होता है कि जैसे पहले इन्वर्टर नहीं होता था, तो उस समय जैसे कि हम कंप्यूटर पे कार्य कर रहे हैं और अचानक लाइट कट गई। अचानक लाइट कटने से हमारा फाइल, अगर फाइल को हम लोगों ने सेव नहीं किया है तो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती थी। तो ऐसे में जैसे लाइट कटता था तो UPS के थ्रू थोड़ी देर तक लाइट की सप्लाई आती थी और हम अपनी फाइल को सेव करके कंप्यूटर को ईजिली शट डाउन कर देते थे। तो UPS का फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे और UPS का कार्य आप लोगों ने जान लिया है। और ये आपको दिख रहा होगा, सभी लोग इसको CPU के नाम से जानते हैं, लेकिन ये एक तरह का कैबिनेट है, मतलब एक तरह का डिब्बा, बॉक्स बोल सकते हैं। CPU होता क्या है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड कलर का ये पूरा, इसको हम मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं, और इसको हम चिप कह सकते हैं, कार्ड कह सकते हैं, एक तरह का प्लेट कह सकते हैं। ये जो प्लेट होता है, ये चिप होता है, कार्ड होता है, जो भी आप कहें, ये आपके इसी CPU के अंदर होता है। और इसी मदरबोर्ड पे ही एक छोटा सा चिप, ये आप देख पा रहे होंगे, छोटा वाला जो रेड कलर का बॉक्स है, ये आपका CPU है, ये इसी पे लगा होता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, गणितीय व तार्किक इकाई। तो जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सब संक्रियाएँ होती हैं, ये सब ALU में संपादित होती हैं। पूरे कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र या कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को। अच्छा, अगर मान लीजिए जैसे कि पूछ लिया कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, उसमें CPU का ऑप्शन ना दिया हो, CPU की जगह आपको CU और ALU दिया हो, इसके अलावा कोई 2 विकल्प और दिया हो, तो उस समय कौन सा विकल्प चूज करेंगे? तो उस समय हम हमेशा ALU का विकल्प चूज करेंगे, क्योंकि ALU जो है वो CPU का ब्रेन एक तरह से है, और CU जो है वो CPU का एक तरह से हार्ट है। तो इसलिए हम ALU को वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। CU कंट्रोल यूनिट, देखिए CU की बात कर रहा है, कंट्रोल यूनिट, इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे। CU मतलब कंट्रोल यूनिट। CPU का नियंत्रण केंद्र है, अर्थात CPU में होने वाले समस्त कार्यों का नियंत्रण CU करता है, इसीलिए इसको CPU का हार्ट कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक CPU का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? ये भी प्रश्न पूछा गया है। इंटेल, विश्व में सर्वाधिक CPU का निर्माण इंटेल कंपनी द्वारा किया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा, इंटेल सबसे ज़्यादा CPU का निर्माण कर रही है। इस वीडियो में कंप्यूटर के 4 भागों में से हम लोगों ने इनपुट डिवाइस CPU को डिस्कस कर लिया है। अगली वीडियो में हम मेमोरी और आउटपुट डिवाइस को भी डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ ही अन्य जो टॉपिक होगा उसको भी कवर करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।